प्रस्तुत हूँ आज का शो ये जो है जिंदगी लेकर। और आज हम बातचीत करेंगे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की इमिग्रेशन से रिलेटेड। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हम लोग अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जनरली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करते हैं। और इसके चलते जब हम अपना देश छोड़ के कनाडा आए और पेरेंट्स अगर पीछे रह गए हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको भी अपनी फैमिली के साथ आकर सम्मिलित करें, उनको भी यहाँ कनाडा में बुलाएं। इसके चलते कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कई प्रोग्राम्स चलाते हैं और उनमें से एक है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप। तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, कुछ टाइम से इस प्रोग्राम को बंद किया हुआ था फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन अब दोबारा खोल दिया गया है। तो इसके बारे में आज हम थोड़ी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे अरविंद पाल सिंह जी से। आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सुन जी। हाँ जी, अरविंद पाल सिंह जी एक अक्रेडिटेड इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि ये जो प्रोसेस है पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सर करने का वो क्या है। सो ऑन द हाई लेवल अरविंद पाल जी हमें बताइए कि व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट। हाँ जी, ये इस समय आपको मालूम होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोनिया जी फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की इमिग्रेशन के रिलेटेड है। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGP, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। सो पेरेंट्स जो है एक्चुअली देखा जाए तो जो इमिग्रेशन का जो एक्ट है, राइट, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे बोलते हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन। जी, फैमिली रीयूनिफिकेशन। हाँ जी, तो ये एक बड़ा फाउंडिंग पॉइंट है जिसमें कि जो कैनेडियन इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो स्ट्रेस देते हैं कि जितने फैमिली मेंबर इकट्ठे रह सकें उसके लिए वो सारी अटेम्प्ट करते हैं जी। तो इसीलिए इन्होंने एक फैमिली इमिग्रेशन क्लास बनाई हुई है जिसके तहत ये वाला PGP इमिग्रेशन आता है, राइट। तो इसमें जो अगर हाई लेवल प्रोसेस आप देखते हैं, आपको मालूम ही होगा कि पिछले साल नवंबर में खुली थी जो है इनकी एप्लीकेशन सिस्टम। और उस समय जो लोग इंटरेस्टेड थे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाने में एज ए परमानेंट रेजिडेंट, तो उन्होंने उस समय अपना इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म जो था वो सबमिट किया था जी। तो वो शुरुआत वाली पॉइंट थी। हाँ जी, ठीक है जी। तो इस प्रोग्राम में आने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? व्हाट आर द क्राइटेरिया अराउंड इट? हाँ जी, तो दो तरफ से एलिजिबिलिटी है। एक है स्पॉन्सर की तरफ से, दूसरा है जो पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, राइट। तो मतलब जस्ट टू मेक इट शॉर्ट, मैं हमेशा पेरेंट्स ही बोलूंगा, लेकिन जब भी पेरेंट्स बोल रहा हूँ तो इम्प्लाइड है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो स्पॉन्सर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें क्या बोलते हैं, इनका कहना है कि एटलीस्ट 18 साल की एज होनी चाहिए स्पॉन्सर की, ऑब्वियसली, वो कनाडा में रहते होने चाहिए, या तो वो सिटीजन हो या परमानेंट रेजिडेंट हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, राइट। और उसके बाद जो एक रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम फंड्स की, जो मिनिमम फंड्स है वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली साइज कितनी है और पेरेंट्स कितने आ रहे हैं, मतलब कि स्पाउस के भी आ रहे हैं और एक्चुअल बंदे के भी आ रहे हैं, तो टोटल वो 4 हो गए, राइट जी। हाँ, तो वो जो है इनकम की रिक्वायरमेंट उसको बाद में देखा जाता है, लेकिन पहले सिर्फ स्पॉन्सर की जो है इंटरेस्ट को सबमिट किया जाता है इन द इनिशियल स्टेज, तो उसमें एलिजिबिलिटी नहीं देखते। ओह, आई सी। सो इसमें मेरा जब व्हेन आई आस्क यू के हाँ जी एलिजिबिलिटी क्या है, तो मेरे हिसाब से एलिजिबिलिटी स्पॉन्सरर की भी होगी, जो इंसान स्पॉन्सर कर रहा है, और जो स्पॉन्सर किया जा रहा है जिनको, उनकी तरफ से भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। तो लाइक हाँ जी, तो इंसान को अपनी फैमिली टाइज कुछ एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, somehow they have to prove कि हाँ these are the parents and या ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो दोनों तरफ से इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है, स्पॉन्सर की तरफ से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और दूसरी तरफ से दे हैव टू प्रूव कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई जो फैमिली ट्री है या पासपोर्ट, जो आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन वहां से चीजें आ जाती हैं वाली। जी जी। तो उसके बाद में बात आती है कि मतलब जो इंटरेस्ट की आपने बात की कि इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर,
वो सबमिट करना होगा टू IRCC, तो वो क्या है, व्हाट इज दैट प्रोसेस एंड हाउ टू डू इट? हाँ, वो एक्चुअली वो स्टेज ऑलरेडी निकल चुकी है जो 2020 वाली। हाँ जी। उसमें नवंबर में वो एप्लीकेशंस का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो जो लोग चाहते थे अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना, तो उस समय ऑनलाइन एक वेबसाइट का लिंक दिया गया था लोगों को पब्लिकली। तो वहां पर लोगों ने अपने जाकर इंफॉर्मेशन डाली थी, आइडेंटिफिकेशन और पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, दैट्स ऑल। अच्छा, वो ऑलरेडी हो चुका है? वो ऑलरेडी हो चुका है नवंबर मंथ में, लास्ट ईयर में। बेसिकली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कोटा या कोई टाइम फ्रेम था जिसमें आपको हाँ अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करके इंटरेस्ट जो है वो शो करना था? बिल्कुल ऐसे था। तो इसमें क्या है, जैसे आपने कोटा की बात की है, तो 10,000 एप्लीकेशंस उन्होंने एक्सेप्ट करने हैं फाइनली। फाइनली 10,000 करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, लॉटरी सिस्टम है। और जब मैं 10,000 एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, उसका मतलब है कि एक एप्लीकेशन में बेसिकली 2 लोग आ सकते हैं, मतलब माँ और बाप। अच्छा। राइट। तो ऐसा नहीं कि 10,000 लोग यहाँ पर आएंगे, 10,000 एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी। राइट। तो वो जो नवंबर में जो फॉर्म इंटरेस्ट स्पॉन्सर वो सबमिट हो चुका है। और इस समय अभी 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि जो लॉटरी सिस्टम के रिजल्ट्स अभी निकल रहे हैं ऑलरेडी। तो जो लोग ऑलरेडी इसमें क्वालिफाई हो गए हैं लॉटरी में, या जो विनर हैं, उनको ऑलरेडी ईमेल जानी शुरू हो चुकी हैं। अच्छा। तो इसमें कैसे पता लग सकता है कि इफ somebody is invited to apply for immigration? हाँ, उनको ईमेल जाती है। अच्छा। राइट। जो लोग लॉटरी विन करते हैं, उनको एक IRCC की तरफ से ईमेल जाती है और कि आपका ये वाली जो सिलेक्शन हो गई है, लॉटरी में विनिंग हो गई है। सो दे गेट 60 days टू अप्लाई फॉर द एक्चुअल एप्लीकेशन। तो उनको 2 महीने 60 दिन का टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर उनको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है गवर्नमेंट को। तो 60 डेज के अंदर उनको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे? बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे ही। तो इसका मतलब इसके नवंबर के बाद अब और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं? नॉट अंडर दैट प्रोग्राम या नॉट अंडर दैट प्रोग्राम, लेकिन अभी जो अगले प्रोग्राम की ऑलरेडी इन्होंने नोटिफिकेशन दी थी, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं दी है। हो सकता है मार्च में आ जाए या इस साल में कभी भी आ जाए, लेकिन उसकी अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई। तो इसका मतलब कि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो आगे भी प्रोग्राम ऐसा फिर से आ सकता है? बिल्कुल। और बल्कि गवर्नमेंट ने तो ये भी एनकरेज किया है कि अगर किसी की इसमें सिलेक्शन नहीं होती लॉटरी में, तो वो अपने पेरेंट्स को सुपर वीजा पे बुला सकते हैं। सो ऐसा नहीं कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए। ओह, दैट्स गुड। सो देयर इज स्टिल होप कि फिर से पेरेंट्स फिर भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर इस प्रोग्राम के तहत आते हैं तो वो सुपर वीजा नहीं, देन दे आर पीआरस की तरह आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। हाँ जी। तो फिर एक बार जब अप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहली बात जो लॉजिकली मन में आती है कि इसकी जानकारी कैसे मिलेगी आम लोगों को कि ये प्रोग्राम फिर से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, या क्या डेट्स हैं? ओके, सो ये जो है ये इंफॉर्मेशन पब्लिक आती है। इवन जैसे न्यूज़पेपर में आ गई या ऑनलाइन न्यूज़ आ गई, और इवन जो IRCC के जो अपने जो फेसबुक पेज हैं या सोशल मीडिया के पेजेस हैं, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें पब्लिश करते रहते हैं। तो अभी जैसे हम लोग कंसल्टेंट हैं, तो हमें भी ज़्यादा जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है उसे लेने के लिए हमें इनके सोशल मीडिया पर जाकर वो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वहाँ से। तो इनकी वेबसाइट पे भी जरूर बताएंगे। हाँ, बिल्कुल, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ आ जाती है। जैसे हम लोग वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी जाकर वहाँ से ले सकता है। हाँ जी। ठीक है जी। तो जब एक बार अप्लाई कर देते हैं तो फिर एक बार यानी पेपर्स आपने सारे सबमिट कर दिए, राइट? तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस? इज जस्ट अ वेटिंग गेम कि व्हाट इज द पर्सन सपोज्ड टू बी डूइंग बाय दैट इन दैट? बल्कि मैं बोलूंगा उसके पहले भी थोड़ी सी चीजें आती हैं। जब जो है स्पॉन्सर है, उनको ईमेल आ गई गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अप्लाई कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए, राइट? तो वो टाइम है जब वो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, इनकम रिलेटेड। ठीक है। रिमेंबर जो शुरुआत में जब हमने इंटरेस्ट सबमिट किया था तो उस समय इनकम उन्होंने चेक नहीं की थी।
हाँ जी, अब ना चेक तो कि करें। ना तो कि नोटिस ऑफ असेसमेंट चेक किया, ना कुछ किया। राइट। लेकिन अभी जो फाइनल एप्लीकेशन जब सबमिट करनी है, उस समय वो स्पॉन्सर की इनकम भी चेक करेंगे। तो तो वो 3 साल की चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब आपको तैयार रहना चाहिए बिफोर यू इवन अप्लाई, कि अल्टीमेटली एट सम पॉइंट इन टाइम आपकी इनकम का चेक जरूर होगा। हाँ, तो उसके और बिना वो बात नहीं बनेगी। तो दैट्स वो भी राइट। पिछले 3 सालों से आपकी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, करेक्ट। एंड ऑल टैक्सेस फाइल्ड प्रॉपरली। तो बिल्कुल ऐसे ही। मतलब कितनी इनकम होनी चाहिए टू बी एबल टू सपोर्ट पेरेंट्स, आपको ओके। पता है कुछ हाँ बहुत? जी, हाँ जी। तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि फैमिली साइज कितना है। हाँ जी। कि अगर 2 लोग ही हैं फैमिली में, राइट, या 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी लोग हैं, हम्म। अगर एक साधारण सी सिचुएशन में लेते हैं कि हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, जी। ठीक है, और 4 लोग हैं, जी। और वो एक जो है स्पॉन्सर, उसके पेरेंट्स दोनों आने वाले हैं, हाँ ठीक जी। है। तो इसका मतलब टोटल फैमिली यूनिट कितना, 6 हो गए। 6 हो गए। 4 जो 6 लोग हैं, वो उसका टेबल मैं देख रहा हूँ। जी। तो नॉर्मल जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, हम्म। 2018 में 77,000 समथिंग इनकम होनी चाहिए थी, एनुअल राइट। फैमिली इनकम। राइट। 2019 में फैमिली इनकम 78 समथिंग होनी चाहिए थी, 78,000 समथिंग। जी। और 2020 में, बिकॉज आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें हो गई कोविड। हैं जो पैंडेमिक की, हम्म। तो उस समय उन्होंने उसका जो बार जो था नीचे कर दिया। तो राइट। 62,000 समथिंग उसकी 2020 की लिमिट है। तो और ये 62 सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। तो 62,000 के आसपास अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है, हाँ जी। तो आप अपने 2 पेरेंट्स को बुला सकते हैं। हाँ, अगर 4 लोगों की फैमिली है 4 लोगों की टोटल, फैमिली है जी, और दो 60। दो पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनके नंबर्स ये हैं, 62,000 समथिंग, 78,000 समथिंग। तो ये जो नंबर उनको कंसिस्टेंटली मीट करने चाहिए, अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। एक बात और मन में आती है अरविंद जी, कि जी। सपोज हस्बैंड वाइफ हैं, एक स्पाउस के पेरेंट्स आ गए, तो हाँ अब जी, फैमिली 4 से बढ़कर 6 हो गई है। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो अगली बार जब पेरेंट्स को बुलाना है तो आपकी इनकम थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए। सर्टनली, क्योंकि तो अगर एक स्पाउस के आ गए हैं पेरेंट्स, उसके बाद दूसरे स्पाउस के आने वाले हैं, जी। राइट? तो उस उनकी जो इनकम है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो आई विल से कि अगर एक भी एडिशनल पर्सन ऐड होता है फैमिली जी। यूनिट में, जी। तो उसका अप्रॉक्सीमेट नंबर है $7,000 एडिशनल एनुअल इनकम होनी चाहिए उसकी, 7,000 पर एनम एक्स्ट्रा होनी चाहिए। पर एनम पर पर्सन, हाँ, पर जो पर्सन। एडिशनल पर्सन जो आने वाला ठीक है। ठीक है जी। सो एक बात और है कि जब जैसे पेरेंट्स आ जाते हैं हाँ फैमिली जी, में, तो फैमिली में आके कई पेरेंट्स यंग होते हैं एंड देन दे कम एंड वर्क आल्सो, हाँ तो जी। उनकी इनकम भी फैमिली इनकम में एक्यूमुलेट हो जाती है। कर सकते हैं, है ना। दे सो कैन बी शोन एज वन यूनिट। ओवरऑल फैमिली इनकम जो है, क्योंकि वो सारे एक ही जगह रह रहे हैं, जी। बल्कि गवर्नमेंट तो ये इनकरेज करती है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो काम करें, और गवर्नमेंट के राइट। ऊपर बर्डन ना बने। राइट। और इसके सिलसिले में ये क्या करते हैं, 2 चीज़ें होती हैं इसको, एक एग्रीमेंट बोलते हैं, दूसरा अंडरटेकिंग है। हाँ जी। उसका मतलब ये है, जो स्पॉन्सर है वो हम्म। तो उसने अपना एग्रीमेंट कर दिया, राइट। जी। और मतलब उन्होंने जो अपनी उनकी अंडरटेकिंग जो है 20 साल की है। उसका राइट। मतलब है कि कम से कम 20 साल तक जब पेरेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, लैंड करते हैं एज ए पीआर, तो राइट। 20 साल तक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। और अगर पेरेंट्स आकर किसी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस या किसी गवर्नमेंट बेनिफिट पे चले जाते हैं, तो हम्म। दैट गोज अगेंस्ट दैट पर्सन। ओ आई सी। हाँ जी। तो ये इसमें फिर इसमें और सुपर वीजा में क्या फर्क है? सुपर वीजा जो है वो तो एक अनदर फॉर्म ऑफ टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा बोल लीजिए हाँ जी। ना। तो विजिटर वीजा जो है 6 महीने के लिए आ गए, लेकिन इसमें कि 10 साल का वीजा लग गया, और एट ए स्ट्रेच जो पेरेंट्स हैं वो 2 साल तक रह सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप कहते हैं कि किसी सोशल प्रोग्राम पे ना जाएं, जी। तो वो डज इट मीन कि मेडिकल बेनिफिट्स अगर लेते हैं एज अ पीआर वो कंसिडर करेंगे, कि सोशल प्रोग्राम मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पे चले गए, ओ आई सी। राइट, वो जो चीज़ें हैं, कि थोड़ी सी जॉब की उन्होंने हाँ जी। एलिजिबल होने के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट बेनिफिट्स पे चले गए, वो राइट। जब वो सब चीज़ों को डिस्करेज करते हैं। वो बोलते हैं कि डोंट गो फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, अपना राइट। खुद का करो, फैमिली में कंट्रीब्यूट करो, राइट। कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, वो सब चीज़ें फैक्टर बन जाती हैं। लेकिन मेडिकल बेनिफिट्स फिर भी मिलते हैं उनको।
हाँ जी, एज ए पीआर तो मिलते हैं, एज ए पीआर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा फर्क है कि जो सुपर वीजा पर आते हैं लोग, उसका मतलब कि उनको एग्जैक्टली वो वाले बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, नहीं राइट? मिलते हैं। उनको एक्चुअली सुपर वीजा के लिए एटलीस्ट $100,000 की जो इंश्योरेंस चाहिए उनकी। तो सुपर वीजा वालों को इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन पीआर का क्या है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल परमानेंट रेजिडेंट, वो आते हैं यहाँ पर, उनको जो यहाँ की गवर्नमेंट बेनिफिट्स मेडिकल मिलेंगे, तो दैट्स इट। वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है इसमें। जी जी। इसके बाद में बात आती है कि ये तो हो गई सभी गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से या लीगल बातें। हाँ जी। तो लेट्स से कि मैंने अपने पेरेंट्स को अप्लाई किया और मेरे पेरेंट्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मेरा लॉटरी में नाम आ गया, हमने पेपर भर दिए। हाँ जी। तो उसके बाद हाउ शुड आई प्रिपेयर माय पेरेंट्स कि वो जब यहाँ पर आए तो उनकी जो है वो स्मूथ सेलिंग हो, लाइक फ्रॉम कंट्री पर्सपेक्टिव या वेदर पर्सपेक्टिव, हम बहुत एक्सट्रीम वेदर में रहते हैं, तो आप क्या क्या सलाह देते हैं उसके बारे में? देखो मेरे ख्याल इतनी बड़ी चीज हो गई है, इतनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट हो गई है, राइट? रिजल्ट आ गया, लॉटरी हो गई, सब एक्सेप्टेंस हो गई है, तो सबसे पहला पॉइंट तो बनता है पार्टी का, राइट? तो वो होनी चाहिए। उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हुआ, तो उसके बाद उनको एक्चुअल जो प्रैक्टिकल प्लानिंग करने की जरूरत है, राइट? तो जो उसमें जो चीजें आती हैं कि जब पेरेंट्स यहाँ पर लैंड करते हैं कनाडा में, तो उनको जो है उनके जो वैलिड उनका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, राइट? जी। बल्कि वहां से कंट्री से निकलने के पहले ही मेक श्योर करना चाहिए कि उनका सब डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, राइट? तो हो सकता है जब अप्लाई किया था उस समय सब कुछ ठीक था, लेकिन जब यहाँ लैंड करना है तो उसकी जो वैलिडिटी काफी कम हो गई। हाँ, तो यानी आपके पास सिर्फ पासपोर्ट एक्सपायर होने के लिए बहुत कम समय रह गया। हाँ, तो वो जो चीजें हैं पहले से प्रॉपर्ली वैलिड स्टेटस में होनी चाहिए। और उसके साथ में जो एक होती है कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस जो बोलते हैं, हाँ जी, राइट? वो उनको मिलता है जब वो यहाँ लैंड करते हैं, तो जो एयरपोर्ट में इनको बॉर्डर सिक्योरिटीज ऑफिसर मिलते हैं, राइट? उनको वो COPR, दैट इज कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, वो दिखाना पड़ेगा। हाँ जी। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो एप्लीकेशन जब अप्रूव हुई थी उस समय ये वाला डॉक्यूमेंट उनको भेजा गया था, COPR। तो वो साथ में रखें। हाँ, वो उनको दिखाना पड़ेगा, वो एक रिक्वायरमेंट है इनकी। जी। और जो इनका PR का वीजा है, राइट, अगर उनको इशू किया गया हुआ जो भी है, वो भी वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि इशू तो हो गया लेकिन पार्टी आ रही है 1 साल बाद जब सारा कुछ ऑलमोस्ट खत्म होने के बराबर है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड होने चाहिए, राइट। और ये अगर हो जाते हैं तो ठीक है, ऑल वेल एंड गुड। और दूसरी सिचुएशन में अगर फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी कनाडा में बैठे हुए हैं, राइट, तो उनको सो बेसिकली मैंने 2 चीजें कहने की कोशिश की हैं। एक सिचुएशन में ऑलरेडी जो पार्टी आउट ऑफ कनाडा बैठी हुई है, राइट, उसमें ये वाली रिक्वायरमेंट जो मैंने अभी बोली वो वाली होनी चाहिए। एक चीज आपने बीच में, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा कि जो वीजा है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है विद इन विच यू हैव टू एंटर द कंट्री, करेक्ट, राइट? तो ये ना हो कि आप उसकी लिमिट खत्म होने वाली है और लास्ट डे पे आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अगर कुछ भी रिजेक्ट हो हो गया तो सकता गया। है, या तो वो समय लेकर निकले, विद इन वैलिड टाइम पीरियड आप जो है अपनी कंट्री में एंट्री लेने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक, ऐसे ठीक है। तो दूसरी क्या बात कहने की कोशिश? तो एक पहली सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं आउट ऑफ कनाडा में बैठे हैं, उनकी सारी हमने वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर ली, राइट? दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि वो जो फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी कनाडा में बैठे हुए हैं, दे आर ऑलरेडी हियर एज विजिटर्स, मे बी विजिटर हैं, सुपर वीजा हैं, या जो भी है, किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट? जी जी। यहाँ पर हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इमिग्रेशन ऑफिसर को जाके मिलना पड़ेगा ताकि वो अपनी जो PR के जो भी पेपर वर्क है उनसे रिसीव कर लें। तो ये जो चीज़ है थोड़ी सी अलग हो जाती है। जब एयरपोर्ट पे होती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनकी इंटरव्यू लेते हैं जी। लेकिन यहाँ पे जो होती है उसको लैंडिंग इंटरव्यू बोलते हैं, जो कि लोकल इमिग्रेशन ऑफिसर उनकी इंटरव्यू लेता है। अगर सारा कुछ हो गया क्लियर, दैट मीन्स ओके। उसके पहले मैं बोलूंगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर वो बताते हैं पेरेंट्स को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें, वो सब लेके जाओ, और देन एवरीथिंग इज डन। वो आपको जगह बताते हैं, टाइम बताते हैं, एंड देन नेक्स्ट जो फॉर्मेलिटीज या डॉक्यूमेंटेशन वहाँ इशू होती है। ओके तो ये भी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो
अपने देश में भी बैठे हों, वो कनाडा में होकर भी अप्लाई कर सकते हैं, और कनाडा के थ्रू भी फ्रॉम विद इन कनाडा भी इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको वापस आउट ऑफ कनाडा जाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार सुनने में आता है, कहते हैं कि ओके, इमिग्रेशन लेने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा या कुछ ऐसा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनके पास। मतलब वो बता देते हैं अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ वीजा, अगर वैसी चीज है, अगर ऑलरेडी यहाँ पर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इमिग्रेशन ऑफिसर उनको इन्फॉर्म कर देते हैं क्या क्या चीजें चाहिए उनको। ठीक है जी। और एक और बात, फिर ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें हैं, है ना? हाँ जी। जो हम ये जो है जिंदगी प्रोग्राम में जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें टच करते हैं, और इनमें सबसे एक ऑल्सो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आकर हिंदुस्तान से लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। हिंदुस्तान में आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके नेबर के साथ आप आराम से बात कर सकते हैं, आप वॉक करने जा सकते हैं। यहाँ पर स्पेशली विनिपेग में अधिकतर ठंड रहती है, यहाँ पर वो सहूलियत इतनी है नहीं। पार्क्स वगैरह सिर्फ समर में खुलते हैं और समर बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। तो पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना, और फिर उनके बाद उनके यहाँ आने के बाद उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए ताकि वो एंगेज्ड फील करें और इन्वॉल्व फील करें। जिस पर्पस से उनको आपने बुलाया है फैमिली में, वो पर्पस उनको सही तरह से फील हो। तो आपकी इसके बारे में क्या विचार है? मेरे ख्याल ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, क्योंकि आपको ख्याल होगा कि जैसे आपने ये बात बोली है, वहां पर पेरेंट्स का ऑलरेडी सोशल सर्कल बना हुआ है जी, और अचानक से वहां से निकलकर यहाँ आ जाते हैं। राइट। यहाँ पर कोई हो सकता है सोशल सर्कल ना हो, ना उनके बच्चों का हो, तो उनका तो बनने का वैसे ही थोड़ी दूरी की बात है। राइट जी। और अनफॉर्चुनेटली कई अभी की जनरेशन में कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जो उनको बुला लेते हैं ताकि बच्चों का ख्याल रख सकें। राइट। ताकि उनके जो है केयर टेकर की या कोई जो इस तरह की जो है आफ्टर स्कूल वाली जो रिक्वायरमेंट है, उनको ग्रैंड पेरेंट्स शेयर कर लें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तो बेसिकली वो तो यहाँ पर बंद गए घर में। और दूसरा, क्योंकि उनको बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन अगर लाइसेंस नहीं है या कार नहीं है, कोई कन्वेंस का कोई सहूलियत नहीं है, तो वो कहीं आ भी नहीं सकते। उनको अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। राइट। और वैसे भी यहाँ की ठंड में, और अगला जो हो जाती है कि इतनी ठंड में वैसे ही हम घर में बैठे हुए हैं और बाहर स्नो में जा नहीं सकते। और कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कुछ समय में कि जो बुजुर्ग जो है हमारे स्लिप कर गए। स्लिप कर गए, एक्सीडेंट हो, वो जो मतलब गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वो उनकी वजह से और भी मुश्किल में आ जाते हैं सारी फैमिली। क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में जब चोट लगती है तो उसको ठीक होने में भी समय लगता है। राइट। तो आई थिंक कि जो बच्चे हैं उनको, जो एडल्ट्स जो अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर उनके मन में भी भावना तो वही होती है कि हमारे माँ बाप हमारे पास आके रहें। लेकिन कई बार जिंदगी इतनी ज्यादा व्यस्त है यहाँ पर और इतनी फास्ट है कि हम लोग उसकी साइट छूट जाती है कि हाँ, हमें पेरेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए। और बेचारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं, उनको ये होता है कि हम बच्चों के पास आए हैं, हाउ कैन वी मेक देम मोर एंड मोर कंफर्टेबल। हम इनको कैसे फील कराएं कि हमारा यहाँ होना जो है इनके लिए एक एसेट है। तो उस कोशिश में वो अपनी पहुंच से बढ़कर बच्चों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, वेदर दैट मीन्स के घर के काम उनके लिए करके रखने, या बच्चों का ख्याल रखना, या बच्चों को छोड़ना स्कूल में, स्कूल से उठाना। देखते देखते पता भी नहीं लगता, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं बोलते बच्चों को कि हम थक गए हैं या हमसे और नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तरह से ये भी लगता है उनको कि हम शायद फाइनेंशियली अपने बच्चे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ इतना फायदा दे दें कि इसको ये लगे ना कि हम पर बोझ है माँ बाप। तो ऐसे बहुत सारे डायनामिक्स हैं जो कि प्ले आउट करते हैं। एक फैमिली जब इकट्ठी होती है, मल्टी जनरेशनल फैमिली इकट्ठे जब रहती है, तो बच्चों को आई थिंक के थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा इस बात पे कि माँ बाप को ये कभी ना लगे कि उनका यहाँ पर होना बच्चे पर कोई बोझ है। ऑब्वियसली इसलिए तो बुलाया नहीं, बच्चे की कोई इंटेंशन नहीं है ऐसी फीलिंग करने की। लेकिन एट द सेम टाइम उनको एंगेज रखें, लेकिन उन पे इतना बोझ ना डालें कि वो अपने मुंह से तो कह ना पाए, लेकिन उनकी सेहत पे उस चीज का असर हो।
और आप बल्कि आपने सुना ही होगा पिछले कुछ समय में जो इतनी जो सुसाइड वाली इंसिडेंट भी हो चुके थे बुजुर्गों के। क्यों? क्योंकि उनको कुछ एक तो वैसे सोशल सर्कल नहीं बना उनका, उसके ऊपर बच्चे अवेलेबल नहीं है उनके जो उनको आसपास घुमा सकें। अब डेली बेसिस पे वो भी अपने जॉब करके या जो कुछ काम करके वापस आते हैं घर में, और जो छोटे बच्चे अगर घर में है तो वो उनको बिजी रखते हैं। नहीं? तो ओवरऑल जो उसका काफी गलत इफेक्ट पड़ा कि उन्होंने ये दूसरा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। और आइसोलेशन फील होती है, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन, फुल डिप्रेशन। बल्कि देखिए अभी हम खुद ही अगर रहते हैं यहाँ पर, ठंड इतनी है और बाहर कहीं निकल नहीं सकते, अगर ज्यादा कोई कन्वेंस नहीं है तो वो चार दीवारी को ही देखना है, और वो चीज कोई ज्यादा मेंटल स्टेट के लिए अच्छी नहीं है जी। इसके हमारे पास समय ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। मैं जाते जाते 2-4 चीजें आई थिंक हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए कि ऐसी क्या चीजें की जाए जिससे पेरेंट्स के लिए जो उनका समय कनाडा में है वो प्लेजेंट हो सके। तो आई थिंक सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है वो तो ये कि बच्चे बेशक जितने भी बिजी हों अपने दिन में थोड़ा सा समय जरूर निकाले माँ बाप के पास जाके बात करने का, उनका हाल चाल पूछने का या उनकी जरूरत पूछने का। राइट। और दूसरी बात, अगर आप आपके बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं तो उस चीज को एक्नॉलेज कीजिए, और उनके बिना मांगे उनको कुछ पैसा दीजिए। आई थिंक विदाउट आस्किंग जब हम उनको कंसिस्टेंटली पैसे देते हैं तो वो इस हिसाब से कि ये उनको बोझ ना फील हो, उनको एहसान ना फील हो, रिस्पेक्टफुली उनको कुछ पैसे जरूर दीजिए ताकि वो अपनी मर्जी से जहां जो चाहे जिस तरह से चाहे खर्चा कर सकें। और तीसरी बात आपके मन में क्या आती है अरविंद जी, और क्या किया जा सकता है पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट फील करने के लिए? हाँ जी, अभी क्या होता है कि कई बुजुर्ग आते हैं, बेसिकली अभी उनको भी समझ में आना शुरू होगा कि यहाँ पर लाइफ उतनी वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है। तो कई पेरेंट्स बैक होम से वैसे ही खुद ही मना कर देते कि हमें नहीं आना यहाँ पर, अगर आएंगे तो थोड़े कुछ महीने के लिए आएंगे और वापस अपने वहीं चले जाएंगे। राइट। तो उनका बड़ा इंटेंशनली डिसीजन रहता है। मुझे लगता है कि जैसे कई बार बुजुर्ग यहाँ आते हैं या लेडीज आती हैं, सॉरी स्पेशली जो बंदे हैं वो किसी कम्युनिटी सेंटर में चले गए या पार्क में चले गए, वहां ताश खेलने बैठ गए या कुछ ऐसे तो बेसिक गप्पे मारने लग पड़े। राइट। ये सो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग, अगर वो कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए हम कुछ ऐसी चीजें बना दें जी, उससे मेरा मतलब है फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी सेंटर है अपना, राइट, जैसे अभी जो एक इनिशिएटिव था यहाँ पर पंजाब कम्युनिटी सेंटर का भी, राइट, तो उसमें क्या बोलते पंजाब कल्चरल सेंटर का, उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया था। काफी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं कम्युनिटी के उन्होंने दे केम फॉरवर्ड, तो उन्होंने कोशिश की कि वहाँ लाइब्रेरी बनाई जाए या कुछ जो होम बनाए जाए, राइट, सीनियर होम। लेकिन वो जो है इनिशिएटिव कुछ मेरा ख्याल लोगों को पसंद नहीं आया, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव थे, और मेरी नज़र में वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हो सकती थी अगर उसे ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाता, ताकि हर एक जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके अपने अपने लाइफ के भी कुछ स्किल्स हैं, बिल्कुल, राइट, तो वो जो है स्किल्स वो कहीं ना कहीं तो शेयर करेंगे और उनको भी अच्छा लगेगा, हाँ भी मैं कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो जो चीज़ें हैं वो मिसिंग है इस समय। आई थिंक कि नटशल यही निकलता है अरविंद जी, वो ये कि माँ बाप जब आते हैं तो बड़ी आस लेके आते हैं कि हम आखिर अब हमारा समय आया है थोड़ा आराम करने का, तो उस पर्सपेक्टिव को मन में रखते हुए ही बच्चों को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए कि उनकी रिस्पेक्ट जो है वो पूरी करें, फाइनेंशियली उनको साउंड रखें, और तीसरी बात उनको उनका आराम का समय वो पूरा दें और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखें, वैसे ही जैसे हम बच्चों का रखते हैं। इवन दो वो हमारी हेल्प करने के केपेबल हैं, हेल्प उतनी ली जाए जहां तक जायज हो। उसके बाद में आप उनकी खाने पीने, दवाई और टेक केयर का पूरा ख्याल रखें, उनकी सोशलाइजिंग का पूरा ध्यान रखें, चाहे वेदर दैट मीन्स के केबल चैनल्स आपके घर में ऐसे इंडियन आ रहे हैं या उनकी लैंग्वेज के आ रहे हैं, चाहे उनको गेटिंग टू मतलब उनको कुछ उनके हम उम्र लोगों से मिलवाना हो या कुछ सिखाना हो, और सबसे बड़ी बात हर एक माँ बाप जो है वो ये पसंद करता है कि उसका अपना बच्चा आके उसके साथ थोड़ा समय जरूर स्पेंड करे। इसके बाद मैं छोटी सी एक बात बोलूंगा जी, जो आपने जो बात लास्ट में बोली है कि जो दो लोग हैं वो रिलेटेड तो हैं जी, राइट,
जो स्पॉन्सर हैं या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रिलेटेड तो हैं, बट दे शुड आल्सो बी कनेक्टेड। यस, राइट, सो दोनों चीजें में बड़ा सटल डिफरेंस है। रिलेशनशिप ठीक है, जैसे जो स्पॉन्सर है वो अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड भी है, कनेक्टेड है, लेकिन एट द सेम टाइम वो शायद अपने पेरेंट्स से उतना कनेक्टेड नहीं रहा अब जी, राइट, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की फिर से जरूरत है, बॉन्डिंग करने की जरूरत है। वो अगर होगा तो उनको भी, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, वो आना चाहेंगे, यहाँ रहना चाहेंगे और कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम आपको जो बच्चे हैं उनको जो एक आत्मिक सुख मिलता है अपने माँ बाप की पूरी सेवा करके, वो भी आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, ये तो बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट आपने थैंक यू सो मच अरविंद जी, दिस वाज अ रियली गुड डिस्कशन। आपने ना सिर्फ हमें टेक्निकल नो हाउ के बारे में बातचीत की, हमने बल्कि कुछ सटल चीजों को, कुछ रिलेशनशिप रिलेटेड चीजों को भी हाथ लगाया, टच किया। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमेशा की तरह हमारे साथ अपनी बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं, सिंपल शब्दों में शेयर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आई होप कि आपने जरूर कुछ सीखा होगा इस सब बातचीत से। आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो अरविंद जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अरविंद जी, आपका फोन नंबर क्या है? मेरा कांटेक्ट नंबर 2048055565 और कंपनी का नाम APS इमिग्रेशन सर्विसेज इंक। फील फ्री टू कनेक्ट विद मी एनी टाइम। जी, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय।